पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, उसके बारे में तो बात करना ही मुझे लगता है गलत। चाइना के साथ बहुत सारे यूएसए कंपनीज ने और यूरोपियन कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग डील्स कैंसिल कर दी थी। तभी एप्पल और 2-3 माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला सब इस तरफ एकदम आना शुरू हो गए थे कि यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। और अब जब सब कुछ गो थ्रू करने वाला था तो सडनली पाकिस्तान हम पे पहलगाम वाला अटैक करता है। जब तक लोगों का लालच है तब तक स्कैम बंद नहीं हो, कि लोगों को लालच है और जब तक लालच है तब तक स्कैम। अगर कोई यंग है और उसको रियल एस्टेट में घुसना है, व्हाट इज दिस पाथ, उसके लिए सबसे पहले चीज उसको क्या एक्सप्लोर करनी चाहिए? ईएमआई ट्रैप तो छोड़ो, सबसे बड़ा ट्रैप तो जो वो क्रेडिट कार्ड है। REIT क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं, एक मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी, तो अब एक पर्सन के लिए उसको खरीदना नहीं पॉसिबल, तो 10 लोगों ने 5-5 लाख रुपए पूल करके वो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी। तो बेसिकली ये आपका एक REIT है। बिजनेस ओनर्स को ये समझना चाहिए कि वो भी अपने बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉय की तरह ही है, कभी भी आओ कभी भी जाओ, उससे बिजनेस ग्रो नहीं करता। आपको अपने आप को एम्प्लॉय समझना पड़ता है। यहाँ पे ना एम्प्लॉयज के लिए एक सजेशन है कि अपनी स्किल्स को आपको अपडेट करना पड़ेगा। आपको अपना बॉडी लैंग्वेज में, आपको अपने कम्युनिकेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नई स्किल सेट हैं। तो अगर आप अपडेट करते रहोगे तो आप कभी भी एक जॉब के टिके रहने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज हमेशा अच्छे लोगों की मार्केट में डिमांड रहती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट, जो कि है द अभी एंड पंकज पॉडकास्ट। तो अभिनंदन एंड पंकज सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपके टाइम के लिए। मैं कॉन्वर्सेशन बिगिन करना चाहूँगा। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, एक चीज़ से, क्वेश्चन से, कि अगर हम जेनजी की बात करते हैं, लेट्स से 18 से 25 साल के, अगर वे फ्यूचर में घर खरीदते हैं, आपको क्या लगता है वो पेरेंट्स की हेल्प के बिना खुद के रिसोर्स यूज़ करके, जिस हिसाब से उनके फाइनेंसेस की साइकोलॉजी या फिर स्ट्रैटेजी है, क्या वो घर खरीद सकते हैं? अगर हम जेनजीज एंड मिलेनियम्स के बारे में बात करें तो इन इंडिया ऑल्सो एज वेल एज इन US ऑल्सो, ये अब US में तो क्या देखा गया अभी कि सिंस द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद ये पहली बार है कि जो जेनजीज हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे हैं। इंडिया में तो ये कल्चर है कि यू लिव विद योर पेरेंट्स, तो वहाँ तो क्या है कि जेनजीज अवॉइड करते हैं, मतलब वहाँ पे अलग अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो बात आपने बोली ये इस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है, बिकॉज ऑफ द गैप बिटवीन द जो आपकी सैलरीज हैं और जो हाउसिंग जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, तो उसे काफ़ी डिफिकल्ट हो गया कि बिना पेरेंट्स की सपोर्ट से आप घर खरीद पाएँ। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। द फर्स्ट वन इज हाई प्राइसेस ऑफ द रियल एस्टेट। द सेकेंड वन इज जो रैपिड इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स में, अगर आपका रियल एस्टेट है वो 30% से राइज हो चुका है, लेकिन आपकी जो सैलरीज है वो उस हिसाब से राइज नहीं हुई है, तो वो गैप जो है वो वाइडन हो गया। सेकेंडली जो हमारा इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन के कारण भी परचेजिंग पावर कम हो रहा है, एंड दोज गाइज जो बहुत डिलीजेंटली एक रुपया सेव करना चाहते हैं, उनकी सेविंग्स भी कम हो गई है। अगर आप बेंगलोर में देखें तो जेनजीज प्रेफर टू ओन द होम रादर देन द रेंटिंग, बट अब हो क्या रहा है कि रेंट एक बहुत बड़ा पोर्शन बन चुका है। किसी इंसान की सैलरी का 40% तो रेंट में जा रहा है, तो उसके बाद वो सेव ही नहीं कर पाता कि वो जो घर है वो खरीद पाए। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक डाटा है वो देखें, 53% जो होम लोन की डिमांड है वो जेनजीज से है। अच्छा, 53%। अप्रूवल रेट कितना? हाँ, बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन फिर भी वो गैप इतना बड़ा है, दे प्रेफर टू बाय, बट सपोर्ट तो अब चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली कि परचेजिंग पावर कम हो रही है लोगों की, और आप कह रहे हो कि रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो फिर कौन खरीद रहा है इन घरों को? नहीं, खरीद तो ऑब्वियसली बात है, जेनजीज मिलियंस ही खरीद रही हैं, लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि वो सपोर्ट तो चाहिए। बात हुई है कि पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स की, फ्रेंड्स की। एक बार तो आपको सपोर्ट चाहिए सो दैट आपका जो डाउन पेमेंट है, जो आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज आपको जो डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए वो आपकी पुरानी सेविंग से चाहिए। अब बिकॉज ऑफ द हाई रेंट कॉस्ट, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, वो पैसा आपके पास सेव ही नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो खरीद तो वही लोग रहे हैं, लेकिन विद द सपोर्ट। आपने एक चीज़ आजकल नोटिस करी है कि इंडिया में सडनली लास्ट 2 या 3 सालों के अंदर
सडनली बहुत सारे गैम्बलिंग ऐप्स और बहुत सारे बेटिंग ऐप्स प्रमोट हुए हैं इंस्टेंटली। आप IPL देख लो, आप कोई ऐड देख लो, यूट्यूब पे एड्स देख लो, कोई भी तरह की साइट देख लो, हर जगह पे गैम्बलिंग प्रमोट हो रही है या आपकी सट्टेबाजी प्रमोट हो रही है बेसिकली, जो कि एक बहुत बड़ी गलत चीज़ है, जिसमें लोग घर बाहर सब हार जाते हैं अपना। और हर बड़ा एक्टर सेलिब्रिटी इसको प्रमोट कर रहा है, यूट्यूबर भी प्रमोट कर रहे हैं। अब इसके पीछे आई डोंट नो क्या रीज़न है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है कि वो किस तरह इसको ऑपरेट करते हैं। बट आई थिंक इस वजह से ना हमारा जो यूथ है, इंडियन यूथ है, वो बहुत जगहों पे क्विक मनी से ऑब्सेस्ड हो रहा है कि मैं बेटिंग करूंगा, मैं फटाफट 1-2 लाख रुपए निकालूंगा और मेरा महीना इस तरह निकल जाएगा। और जिन लोगों की 35, 40, 50, 60, 70 हज़ार सैलरी भी है, वो भी 50%, 60% पैसे के, वो तो सारे पैसे उसमें उड़ा रहे हैं कि मैं बेटिंग कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। हालांकि सबको इंटरनली पता है कि ये ट्रैप है। तो आपका इस पर क्या मानना है कि ये चीज़ सही है कि नहीं? नहीं, 100% ये चीज़ गलत है। देखिए, अगर इंडियन यूथ क्विक मनी की तरफ भाग रहा है, ठीक है, तो वो तो क्लियर है कि भाग रहा है, तभी तो इतनी, ठीक है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सारा चल रहा है। और अब समझिए कि एट द एंड, आप अगर बुजुर्गों से सलाह लीजिए, एट द एंड यू हैव टू लूज, एट द एंड यू हैव टू लूज। अब वो मार्केटिंग इतनी करते हैं, अगर आपको करोड़ लोगों में से एक पर्सन 1 करोड़ रुपया जीत भी गया, तो उसकी मार्केटिंग इतनी कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि दिस इज द ओनली वे टू अर्न द मनी, एंड पीपल लूज देयर मनी। आई थिंक इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए रेगुलेशंस। वो फटाफट से लास्ट में बोल देते हैं इसमें जोखिम है, इसमें रिस्क है, blah, blah, और वो blah। स्पेशली बहुत इतनी जल्दी। फास्ट स्पीड में बोलता है कि बंदा सुन ही ना पाए और वो उसको एज अ पॉइंट कंसीडर ही ना कर पाए। और अगर आपने नोटिस करी हो ना चीज़, ये सिर्फ IPL में नहीं हो रहा, क्रिकेट में नहीं हो रहा, ये यूट्यूबर्स भी कर रहे हैं प्रमोट, ये हर सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है, बॉलीवुड मूवीज में प्रमोशन होती है इस चीज़ की, फिर ये अलग अलग इंटरनेट पर रैंडम साइट्स पे प्रमोशन हो रही है। और इवन ना जितने भी इलीगल बिजनेस होते हैं, लाइक ऑनलाइन, मतलब आपको मूवी पायरेट हो रही है, तो मूवी पायरेट करते वक्त भी एक स्पेशल साइट है जो मूवी पायरेट करते हुए 4 बार इनकी ऐड दिखाती है, और मूवी पायरेट करके दिखाती है कि जिसको मूवी देखनी है पायरेट करके, वो साल में 4 बार हमारी ऐड भी देखेगा बेटिंग की। देखिए, वो क्या ना, बार बार आपके ऊपर वो देखो, डाटा माइनिंग तो हो रहा है। अभी आप बैठ के कुछ भी सर्च करिए, यू सर्च अबाउट एनी डाइनिंग टेबल, यू सर्च अबाउट एनी बुक, यू सर्च अबाउट एनी कार, आपको बार बार वही दिखेगा। तो लोगों को ये स्ट्राइक तो कर ही रहे हैं बार बार। एट द एंड हो क्या रहा है, एक जो कॉमन मैन है उसके पैसे को ड्रेन किया जा रहा है। करेक्ट। तो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो हम है, चाहे वो अदर यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, कि इसके बारे में जितना लोगों को गाइड किया जाए वो उतना कम है। आई थिंक इसमें हमारे लाइक जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे शाहरुख खान हो गया, चाहे कोई सलमान खान हो गया, जितने मर्जी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इन सब में इनका दोगलापन भी दिख गया हमें कि एक तरफ आप हेल्दी रहने के लिए कहते हो, सब कुछ कहते हो, दूसरी तरफ आप पान मसाला प्रमोट कर रहे हो, साथ में आप फिर बेटिंग प्रमोट कर रहे हो। देखिए, ये तो बहुत क्लियर है, इनको किसी से कोई कंसर्न नहीं है। द ओनली कंसर्न इज देयर फीस, जो भी 4 करोड़ ऑफ रुपीज, तो उनको कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। बट इन लोगों को खुद समझना पड़ेगा, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है, चाहे वो सेलिब्रिटी इन दी फॉर्म ऑफ आपका कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे वो आपका कोई बॉलीवुड का हीरो है, कि आपको खुद के दिमाग से ही काम लेना है और अपने घर के बुजुर्गों से ही सलाह लेके चलना है। देन योर लाइफ विल बी स्मूथ, अदरवाइज तो आप फंसोगे, खाते रहोगे इधर उधर। आई थिंक रिसेंट टाइम में लोगों ने ये चीज़ रियलाइज कर भी ली है कि ये सेलिब्रिटीज सिर्फ पैसे के दिए हुए हैं। आप इनको पैसा फेंकोगे, कुछ भी नाचेंगे, गाएंगे, जो करना करेंगे। बहुत लोगों ने कर ली, बट बहुत लोग अभी भी उनको पूछते हैं। लाइक अभी भी वो पॉपुलेशन है हमारे पास जो उनको एज अ वो करती है, होता क्या है ना, डेटी मानती है। मतलब देखिए, मूवीज आप कहाँ, जब आप किसी भी थिएटर में, किसी भी PVR लाइक जो भी है जिसमें आप मूवी देखने जाते हो, तो मूवी दिखाई कैसे जाती है आपको? आप बिग डार्क रूम विद बिग स्क्रीन, ठीक है ना, फोकस बना रहे, पूरा फोकस बना रहे आपका। तो आप उन लोगों को डाइटीज तक लोग मानना शुरू कर देते हैं। हाँ, लाइक ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। हाँ, तो ये तो खुद का ही, देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को रीडिंग की जरूरत है, लोगों को स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, सो दैट लोग अंदर से कंटेंटेड हों। इनको उतना ही रखें कि दीज आर फॉर द जस्ट एंटरटेनमेंट पर्पस। इनका कोई भी एडवाइस, इनका कोई भी वो, आई थिंक, और इनकी भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको वही करना चाहिए जो सोसाइटी के लिए अच्छा है। जैसे अगर आप देखेंगे, बहुत से ऐसे बॉलीवुड हीरोज हैं जो
पान मसाला की ऐड या किसी भी ऐसी चीज की ऐड नहीं करते हैं जिसको वो खुद यूज नहीं करते। एक मैंने चीज़ और देखी है, अक्षय कुमार की लास्ट 14-15 फिल्म्स फ्लॉप रही हैं। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये भी था कि एक तो पान मसाला वाली ऐड करी, उसके पीछे अपॉलॉजी मांगी, सब कुछ करा। उसके अलावा एक और बड़ी चीज़ करी थी इन्होंने, ये इंटरव्यू पे आके कहते कि प्रोटीन गलत है, प्रोटीन पीना गलत है, मतलब प्रोटीन शेक्स आई डोंट लाइक दिस। और उन्होंने लगभग 3 to 4 years बैक बिफोर सेइंग दैट उन्होंने प्रोटीन एक्स, 1-2 प्रोटीन ब्रांड्स और थे, सबकी ऐड खुद करी थी। मतलब कितना बड़ा ये आई थिंक टू फेस्ड है। ये तो पैराडॉक्स है। हाँ, व्हाट यू प्रीच और ये किसी ने बोला नहीं फॉलो हाँ, टोटली डिफरेंट। अलग अलग और इनको किसी ने बोला नहीं कि तुम जाके इंटरव्यू पे ये बोलो। ये खुद कह रहे हैं इंटरव्यू पे आके, मुझे चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ गलत लगती है, एंड देन यू आर डूइंग द सेम थिंग। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जितना ये डब्बे वाला आपका प्रोटीन आ रहा है तो है ही कुछ नहीं है, शुगर्स है, मैक्सिमम जगह वही है, मैक्सिमम जगह वही है, हाँ, लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी। हाँ। तो अगर हम रियल एस्टेट, हमारा टॉपिक थोड़ा चला गया, रियल एस्टेट में बैक ट्रैक करें, अभिनंदन सर मुझे एक चीज़ बताना, आज की डेट में आपने बहुत देखा होगा कि लोग अपने खर्चे बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं एंड उनकी घरों की EMI बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 50% ऑफ देयर इनकम होती है। तो आपके हिसाब से क्या धीरे धीरे करके EMI एक ट्रैप बन रहा है मिडिल क्लास के लिए, जो वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वो घर खरीदे और बहुत सारी EMIs हो रही हैं? बिल्कुल सही बात है, मिडिल क्लास इसका शिकार हो रही है। अभी रिसेंट RBI का भी डेटा है, 5 to 10% मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं वो EMI ट्रैप में बुरी तरह से फंसी हुई हैं। ठीक है, जो लाइफस्टाइल बेसिकली, चाहे हम सोशल मीडिया ग्लैम समझ लें या कुछ भी है ना, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने आसपास, तो उसमें ये है कि एक जो लाइफस्टाइल प्रमोट किया जा रहा है वो सारा डेट ड्रिवन है। बिल्कुल ना, ये चाहे वो आप गाड़ियाँ ले रहे हैं, महंगे कपड़े पहनने का शौक पूरा कर रहे हैं, तो इजी क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड हर की जेब में है, 10 बार आपको दिन में फ़ोन आता है, सर आपके लिए क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी दे रहे हैं, आपको फ्री में दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऊपर सही है। EMI ट्रैप तो छोड़ो, सबसे बड़ा ट्रैप तो जो वो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड सबसे बड़ा ट्रैप है। EMI में तो फिर आपका, अगर आपने घर के लिए ली है तो फिर वो चलो फिर भी समझ आती है एसेट क्रिएट हो रहा है कि आपका एसेट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, आप रेंट वर्सेस EMI पे लोग जाते ही हैं, लेकिन ये जो सर ने बोला है बिल्कुल ही ठीक बात है। लोग शॉपिंग्स करते हैं क्रेडिट कार्ड पे, वो तो 55 दिन में आपको पैसा लौटाना है। 55 दिन में पैसा, अगर आपके पास आज पैसा नहीं है तो 55 दिन में पैसा कहाँ से आ जाएगा? होगा कुछ नहीं है। लोगों को इतना बड़ा ट्रैप हो चुका है ये कि एक तरफ से सैलरी आती है, दूसरी तरफ से क्रेडिट कार्ड का बिल आता है। जिसकी 2 लाख सैलरी है, आप उससे, आपके दोस्त की 2 लाख सैलरी होगी ना, आप उससे मांग के देखो कि 50,000 दे दो, उसके पास सेविंग्स है ही नहीं। ये मैंने चीज़ नोटिस बहुत ज़्यादा की है, जो जिनकी अभी अभी जॉब लगी है, 25 साल के अराउंड है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में मेनली, जैसे मैंने अभी रिसेंटली अपना क्रेडिट कार्ड लिया, बट मैं जो खर्चा मैं कैश से कर सकता हूँ ना, मेरे को पता है मेरे पास है, मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, फिर 5-10 दिन बाद मैं पे कर देता हूँ ताकि मेरा धीरे धीरे करके स्कोर बढ़ता रहे। बट लोग क्या करते हैं, अच्छा सैलरी नहीं है आज, लेट्स से मिडिल महीने का, वो जाएंगे शॉपिंग करेंगे, अपनी जितनी अब उससे औकात है उससे ज़्यादा खर्च कर देंगे, फिर बिल आएगा, फिर सोचेंगे भाई बिल कैसे भरें, फिर सैलरी आ जाएगी, सैलरी सारी चलेगी बिल में, फिर रिपीट। फाइनेंशियल कैपेसिटी, हाँ थोड़ा बेटर वर्ड होता है, थोड़ा अजीब लग रहा सुनने में। हाँ, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो बड़ा, लाइक इट्स नॉट अ स्कैम, बट आई थिंक जो एक्सेसिबिलिटी है ना गूगल पे की, UPI की, या फिर आप कह लो चेक्स की या किसी भी चीज़ की, आई थिंक वो स्पेंडिंग को बहुत ईजी कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, अगर हमारी सोसाइटी के अंदर कोई बंदा बोलता है कि बिजनेस शुरू करना है, तो उसको घंटा आइडिया नहीं है कि कितने टाइप की कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। बाय द वे इंडिया के अंदर 7 टाइप की कंपनीज रजिस्टर कर सकते हो आप, अलग अलग 7 टाइप्स की हैं जो रजिस्टर हो सकती हैं आपकी, और इसमें सब इंक्लूड हो जाते हैं, सबकी लिस्टेड कंपनी सबकी इंक्लूडेड है। बट आपको कोई बताता नहीं किस तरह करना है, वो इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। कोई भी काम की चीज़ आपको करनी है, वो कोई भी बताएगा नहीं आपको, कहीं गाइडलाइन नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। वही UPI, चेक्स, कोई भी सिस्टम जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अगर आपको कोई स्पेंड करना है तो आपके लिए इजी सिस्टम बना रखा है कि आप बस स्कैन करो, UPI करो, पैसे दे दो हर किसी को, या फिर कैश दे दो। ठीक है, जब भी आपको अपनी पॉकेट से ना कैश निकाल के पैसा देना ना, वो दुख लगता है कि मेरी पॉकेट में 5,000 था जी, 2 चला गया, 3 रह जाएगा, 3 UPI में पता नहीं होता, UPI में आपको फील ही नहीं होने देते, आपको पता नहीं चल रहा।
balance जिसको हम check करते प्लास्टिक हैं। मनी बोलते थे, एटीएम कार्ड प्लास्टिक मनी, और अब तो तो उससे भी आसान हो गया। यू डोंट हैव टू कैरी एनी कार्ड, मोबाइल आपके पास सारा दिन है ही है, और आपका टक 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 बैलेंस कट रहा है। तो इसमें तो मैं थोड़ा सा उलट हूँ कि जितना हो सकता है कैश में खर्चा करो, हाँ, ताकि फील so हो that जा रहा है आपका वैसा। बजटिंग भी हो जाएगी, आपकी अपने आप ही बजटिंग हो जाएगी। और अगर अभी किसी भी व्यूअर को देखने ये चीज, अपने गूगल पे भी जाओ और वहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करो, आपको खुद ही शर्म आ जाएगी, हाँ जेन्युइनली आ जाएगी मैं कि जब देखता इतना हूँ ना खर्चा करा हुआ है। महीने के स्टार्टिंग में बैलेंस, फिर महीने के एंड में मेरे को खुद समझ नहीं आती कहाँ गया था ये सारा पैसा। आपके पास पता नहीं कुछ लगता। है ही नहीं है, हाँ, देयर इज नो बजटिंग एट ऑल, आपको पता नहीं चलता पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन हम सबको अब ये सीखना पड़ेगा, कैश धीरे धीरे जो है वो सिस्टम से कम होता जाएगा, और हमें ये आदत डालनी है कि यूपीआई है या कोई और ऐप्स हैं, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, हाँ, ये बिल्कुल ठीक अभी बात से है। सीखना आई पड़ेगा। थिंक डेली बैलेंस चेक करना चाहिए अपना। बिल्कुल ठीक बात बोली सर ने, कैश तो कोई देखिए limit सिस्टम set से करनी कम पड़ेगी हो रहा अपने है। उन ऐप्स के ऊपर आपको, ठीक है ना। तो आपको अपने कैश तो behavior को खत्म है control आने करना वाले पड़ेगा। टाइम में, अब तो अपने बिहेवियरल चेंज आपको एक लाना पड़ेगा तो इसके अगर लिए। आपको फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबल होना है फ्यूचर में जाके, तो आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। आपको डिजिटल करेंसी की जगह आपको जाना चाहिए कैश में। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही ये डिजायरेबल है, बट हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। हैबिट ऑफ चेकिंग। यस, ठीक है ना। आप अपनी एक्सपेंसेस को कैसे लिमिट कर सकते हैं, एक बजट बनाइए। अगर खर्चने वाली ऐप्स हैं तो कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं ना जो आपको सेविंग सजेस्ट करती हैं, आपको बताती हैं कि आप कैसे राशनिंग कर सकते हो चीज़ों में। तो साथ साथ वो भी सीखना आई जरूरी थिंक है। फाइनेंशियल प्लानर ऐप्स भी आते हैं आजकल जो बहुत सस्ते भी होते हैं, काफी फ्री भी ज्यादा होते हैं, कि आप प्लानिंग कर सकते हो कि मुझे इतना खर्चा करना है, इतना नहीं करना, हर चीज़ कर सकते हो। मुझे आपसे याद आया, ऐसी ऐप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। जैसे हम 25 साल के कॉर्पोरेट जॉब वाले इंसान के बारे में बात कर रहे थे कि सैलरी और क्रेडिट कार्ड, बहुत सारी ऐप्स आ रही हैं जो ईजी क्रेडिट दे रही हैं विदाउट एनी वेरिफिकेशन। बस ये लो पैसे, लोन ले लो। तो उसके ऊपर आपको क्या वो व्यू है, कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल की जगह और नुकसानदायक कोई है? बेनिफिशियल नहीं है ये, एक तरह से आप समझो एक बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, जब आपकी कैपेसिटी है ही नहीं उस तरह से उसको टाइम पे रीपे करने की, तो कंपनीज को भी पता है और वो आपको फंसा रही हैं इसमें। अब जिसका क्रेडिट स्कोर जो है वो सपोज 600 650 है, तो उसको लोन मिलेगा 15% ब्याज पे, वो भर ही नहीं पाएगा, ब्याज पे ब्याज लगता जाएगा। सही बात है। तो ये तो आरबीआई भी इसके पीछे लगा हुआ है, सरकारों को भी और चाहिए कि इसको कंट्रोल करें, वरना एक बार फिर से हम क्राइसिस जल्दी देखेंगे। आई थिंक इसमें ना एक और देखिए दिक्कत है। मतलब अब समझिए, अगर आप क्राइसिस में आ गए तो आपके माता पिता उतार देंगे, आपके माता पिता भी क्राइसिस में आ गए तो कौन उतारेगा? करेक्ट। तो अगर Assets हर बेचने बंदा ही पड़ेंगे। क्राइसिस में ले आए आप, सेविंग्स bail out? बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं पहले से। हु विल बेल आउट? जो ये लाइफस्टाइल है, जो करंट लाइफस्टाइल है करंट जनरेशन का, ये कुछ ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1931 में, तो कहते हैं कि वॉल स्ट्रीट ने उसको बेल आउट कर दिया। जब 2008 में क्राइसिस आया तो सेंट्रल बैंक ने वॉल स्ट्रीट को बेल आउट कर दिया। सेंट्रल बैंक को कौन बेल आउट करेगा? जब आप कुछ बेसिक्स को आप सुधार नहीं रहे हैं, बेसिक्स तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सुधर नहीं रही हैं, then who will bail out the central banks? आई थिंक सो जब भी ऐसा कुछ होता है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, वो और मनी प्रिंट करने लग जाता है। और जब से 1971 से गोल्ड स्टैंडर्ड से डॉलर हटा, डॉलर क्योंकि हमारा पिनिकल है ऑफ करेंसी, तब से आर्टिफिशियली पैसा पंप हो रहा है वो इकोनॉमी में। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जितना पैसा तो जितना मर्जी प्रिंट कर लो, वो तो थिन एयर से करना है, वो तो अपने थिन एयर से करना है, बट उसकी आपकी परचेजिंग पावर ही कम हो जाएगी उस पैसे की। वो पैसा कोई खरीद लाएगा ही नहीं आपके लिए। तो आप अपना हिसाब इंसान को अपना देखना पड़ेगा, हेज आपको अपने आप देखना पड़ेगा अगेंस्ट द रियल एसेट्स। आई थिंक उसके अलावा आजकल एक और चीज़ हो रही है कि आजकल बहुत सारे लाइक लास्ट 20 ईयर्स में वर्ल्ड वाइड बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस आए हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेट, कंप्यूटर, या फिर जितनी भी नई नई चीज़ें आ रही हैं। और बहुत सारे नए नए स्पेसिफिक प्रोफेशंस भी ऐड ऑन हो रहे हैं। जैसे रियल एस्टेट में भी आपके 10 साल प्रोफेशन निकल के आ गए कि आप सिर्फ कमर्शियल में डील करते हो, आप सिर्फ रेजिडेंशियल में डील करते हो, या आप रियल एस्टेट के लिए आप CRM बनाते हो। तो मतलब हर इंडस्ट्री के अंदर 10-10 नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो आपका क्या मानना है इस पर कि ये अच्छी चीज़ है कि गलत चीज़ है? नहीं, ये तो देखो,
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो अच्छी चीज़ है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। नए देखो, कहीं जगह पे जॉब्स अगर कम हो रही हैं तो कहीं जगह पे जॉब्स आपकी बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये तो ठीक ही है। बेसिकली कॉर्पोरेट स्लेव बहुत फेमस टर्म हो रही है कि लोगों को काम नहीं करना, जॉब नहीं करनी, उनको खुद का बिजनेस शुरू करना है। क्या ये फैब है, बबल है, या फिर लोग आ जाके वापस उसी पे आ जाएंगे? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है साइड हसल, एक है कि कॉर्पोरेट स्लेव। दोनों को अलग अलग देखते हैं। मैं व्यूअर्स को बता दूं, साइड हसल का मतलब है कि आपको सेकेंडरी जॉब या कुछ सेकेंडरी काम कर रहे हैं टू सप्लीमेंट योर इनकम और टू परस्यू योर पैशन। तो साइड हसल तो लोग कर रहे हैं, उसमें एक सबसे प्राइमरी रीजन तो इनकम ही है। आई थिंक एक तो जो गिग इकॉनमी जो है हमारी, वो बढ़ रही है। तो वर्किंग आवर्स आपके अपने हिसाब से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, अगर हम स्टार्टिंग लेवल से बात करें, सो समवन इज डूइंग जोमेटो, स्विगी कर रहा है वो अर्ली मॉर्निंग लेट आवर्स में, कोई कैब चला रहा है, कैब चला रहा है, समवन इज डूइंग फ्रीलांसिंग, आप कोई आईटी वाले अपने प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं एज ए फ्रीलांसिंग। तो साइड हसल्स के रीजंस 2-3 हैं। द फर्स्ट वन रीजन इज टू सप्लीमेंट योर प्राइमरी इनकम, द सेकंड वन इज टू pursue your interest, and the third one is to test a new concept। अपनी जॉब के साथ साथ या अपने बिजनेस के साथ साथ उस चीज को टेस्ट करना फुल फ्लेज आने से पहले। क्या फुल फ्लेज आने से पहले आप टेस्ट करना चाहते हो किसी चीज को, तो यू डू इट कि सस्टेनेबल है कि नहीं है। सस्टेनेबल है कि नहीं है। अब बात आई जो 9 to 5 स्लेव वाली, आई थिंक वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर 9 to 5 जॉब करते हैं तो कुछ स्लेव वाली तो बात है नहीं इसमें। अच्छा, आपने दोनों चीज़ें देखी, आप दोनों ने कॉर्पोरेट जॉब भी करी है, आप खुद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक बिजनेस भी आपने किया है, अभी कर रहे हो। आप दोनों में से क्या प्रेफर करोगे, मनी असाइड? तो बिजनेस ही प्रेफर करते देखिए, बिजनेस प्रेफर करते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2-3-4 साल एटलीस्ट आपको प्राइवेट या कॉर्पोरेट में जॉब कर लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो जब आप सीधा ही बिजनेस करते हो तो आपको कभी एम्प्लॉय का दर्द नहीं समझ आता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज आप में वो डिसिप्लिन नहीं पैदा होता। आपको लगता है कब मर्जी ऑफिस का दुकान का दरवाजा खोल लो, कब मर्जी बंद कर दो। तो जॉब आप में एक डिसिप्लिन लेके आती है, आप में एक पेशेंस आती है, क्योंकि आपके ऊपर एक बॉस होता है। तो समटाइम आपको डांट भी पड़ती है, समटाइम आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो आपको वो सारी चीज़ें आती हैं। तो मेरा ये पर्सनल है कि आप अपना बिजनेस करिए अगर आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप जॉब तो एक बार पक्का कर लें, सो दैट आप उस एनवायरनमेंट, उस बिहेवियर को समझ पाएं। बिजनेस ओनर्स को ये समझना चाहिए कि वो भी अपने बिजनेस के अंदर एक एम्प्लॉय की तरह ही है। ओनर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनका जो प्रोफाइल है अपने ही बिजनेस में वो एक एम्प्लॉय से जो उनके नीचे काम कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा है। बट जो सर ने बात बोली कि कभी भी आओ कभी भी जाओ, उससे बिजनेस ग्रो नहीं करता। आपको अपने आप को एम्प्लॉय समझना पड़ता है। बट आई थिंक एक चीज़ इसमें दिक्कत आती है आजकल लोगों को, बहुत जगह ना जो लोग जॉब करते हैं उनको स्पेसिफिकली दिक्कत आती है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोग मुझे जिनको मैं जानता हूँ जॉब करते हैं, वो मुझे कहते हैं कि जॉब और बिजनेस में फ़र्क रह ही नहीं गया। पता क्यों? लाइक आजकल अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, अगर आपकी जॉब आपको 10,000 से लेके 50,000 पे कर रही है मंथली, इस सेगमेंट की बेसिकली बात करता हूँ मैं, जो कि मैक्सिमम सेगमेंट है, तो वहाँ पे ना बिजनेस के जो नुकसान है वो जॉब में मिल रहे हैं, और जो बिजनेस का फ़ायदा है वो जॉब में मिलेगा नहीं आपको, फाइनेंशियल फ़ायदा। बिकॉज लोगों को ओवर टाइम करवा रहे हैं, उसके लिए पे नहीं कर रहे, लोगों को संडे को बुला रहे हैं, उसके लिए पे नहीं कर रहे, फिर आपकी सैलरी जल्दी जल्दी इंक्रीज़ नहीं हो रही, और फिर आपको ये नहीं कि आप जॉब में सारा पर्सपेक्टिव क्या होता है कि मैं 9 to 5 जाऊंगा, और उसके बाद जो मेरा अगला 5 to सुबह का 9 है वो मेरा फ्री ऑफ माइंड होएगा, लाइक फ्री, टेंशन फ्री हो रहेगा। Agreed. बट आजकल जॉब में उल्टा हो गया कि ना टेंशन फ्री है, बॉस घर जाके बोलता है ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, और थर्ड चीज़ आपको फाइनेंशियल फायदा भी नहीं कोई नहीं है, और फोर्थ आपको ओवर टाइम के लिए कोई पे नहीं कर रहा, जो कि लाइक 70% जॉब्स में ओवर टाइम के लिए इंडिया में तो कोई पे नहीं कर रहा। तो खत्म ही हो गया ओवर टाइम। ओवर टाइम वाली सिस्टम खत्म हो गया। मैंने गवर्नमेंट जॉब में बहुत जगह देखा है कि रैंडमली बंदों को संडे को बुला रहे हो तुम, और तनख्वाह क्या दे रहे हो?
तनख्वाह, बिकॉज गवर्नमेंट आपकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि आपकी 3 साल तनख्वाह भी उठाना जारी रहेगी, ये किस तरह का लॉ है? देखिए इसमें मैं ना, मेरा एक पर्सपेक्ट, हम अगर नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब के बारे में बात करें तो बिजनेस ओनर्स के बारे में तो मुझे ये कहना है कि देखिए जो एक बिजनेस ओनर है ना, उसका स्टेक बड़ा है। उसका स्टेक बड़ा है तो वो अगर वो अपनी फैमिली के टाइम को सेक्रीफाइस करेगा ना, तो वो उनको उस फाइनेंस से उसको कवर अप करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक एम्प्लॉय को उतना बड़ा स्टेक नहीं है, तो एम्प्लॉय को बहुत लेट नाइट तक बिठा के रखना, एम्प्लॉय को छुट्टी वाले दिन भी बुलाना, आई थिंक ये कोई ज़्यादा सही बात नहीं है, क्योंकि उसका इतना बड़ा स्टेक नहीं है और फिर उसके लिए रिवॉर्ड भी नहीं कर रहे उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी नहीं आप दे पा रहे हो, तो उसके लिए तो फिर उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं है ना। देखिए वो अपनी फैमिली का अपना पर्सनल टाइम को सेक्रीफाइस क्यों करे, जब तो उसको कोई रिवॉर्ड हो। आपका रिस्क बड़ा है, तो फिर तो वही वो कार्ल मार्क्स वाली बात आ गई कि कम्युनिज्म हो गया। जो आपकी कॉस्ट कटिंग है वो आप एक एम्प्लॉय से 2 एम्प्लॉयज का काम करवा के आप अपनी जो कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस। आई थिंक इसमें एक और दिक्कत तो आती है कि आप एक तो उनको रिवॉर्ड नहीं कर रहे, दूसरा ना वो आपकी जॉब में सिर्फ इसलिए टिके हुए हैं बिकॉज उनको सर्वाइविलिटी दिख रही है वहाँ पे, और उनके अंदर इतना जोश या दम नहीं है कि वो फटाफट जॉब बदलनी ये कर लें, बिकॉज उनको अपनी फैमिली चलानी है। और सही बात भी है, बिकॉज अगर आप सडनली जॉब लीव करो, दूसरी जॉब मिले ना, तो अगर आपके EMI चल रही हैं, बिजनेस कोई है नहीं ना, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड पेरेंट्स का बहुत खतरनाक है, तो आप तो फंस गए ना। फिर वहाँ पे आप एक डेट ट्रैप में फंस जाओगे या कुछ फंस जाओगे, तो बंदा उसी जॉब में फंसा रहता है उस वजह से ही। बिल्कुल है, ये तो कड़वी सच्चाई है। यहाँ पे ना एम्प्लॉयज के लिए एक सजेशन है कि आप अपनी स्किल्स को आपको अपडेट करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट तो आपको रखना पड़ेगा। आपको अपना बॉडी लैंग्वेज में, आपको अपने कम्युनिकेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसमें क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या नई स्किल सेट है, तो अगर आप अपडेट करते रहोगे तो आप कभी भी एक जॉब के टिके रहने की आपको आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज हमेशा अच्छे लोगों की मार्केट में डिमांड रहती है। तो फिर आप उस वाले कैसे से बाहर आ जाओगे इफ़ यू अपडेट योर सेल्फ एंड इफ़ यू रेगुलर वर्क अपॉन योर स्किल सेट। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो डिलेमा है, एक एम्प्लॉई है वो कहता है मुझे पैसे नहीं मिल रहे जितना मैं काम करूँ, मुझे मतलब कंपनसेशन नहीं मिल रही। एक जगह बिजनेस ओनर कहता है कि मेरा एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा ढंग से, तो मैं उसको पे कैसे करूँ। और बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग नौकरी से निकाल दिए जा रहे हैं इकट्ठे एक ही बारी में, हजार लोग। तो डिलेमा इसी के कारण जो मैंने बात बोला, स्किल मिसमैच। अगर आप घंटों के हिसाब से देखेंगे तो घंटों के हिसाब से तो पैसे नहीं मिलते। एक नॉर्मल जो अनस्किल्ड लेबर है वो भी 8-10 घंटे काम करती है और लोग उसको पे करते हैं 500 to 600 रुपीज़ पर डे। एक जो स्किल वाला बंदा है वो भी 8-10 घंटे काम करता है, बट वो स्किल्स के अकॉर्डिंगली है। कोई पर डे 2000 भी ले रहा है जिसकी 60 सैलरी है, कोई पर डे 7000 भी ले रहा है जिसकी 2 लाख सैलरी है, कोई पर डे 20,000 भी ले रहा है जिसकी 6 लाख सैलरी है। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द स्किल। अब हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ टू मच इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ टू मच जो है कंजम्पशन कल्चर, हर इंसान को अपना जो पैसा वो कम लगता है। अब क्या कि जो स्किल आपके पास है उस स्किल पे जो एम्प्लॉयर है उसको लगता है कि इतना ही पैसा बहुत है। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब जो एम्प्लॉय है उसका स्किल वो अपना बढ़ा लेगा तो उसको वो पैसा ज़्यादा मिल जाएगा और उसका ले ऑफ भी नहीं होगा और एम्प्लॉयर भी खुश होगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को वो पैसा देने में दिक्कत नहीं होगी। अभी जो मिसमैच है इसके कारण दोनों को दिक्कत आ रही है। एम्प्लॉयर को लगता है मैं इतना पैसा क्यों दूँ, और उसको लगता है कि मैं 10 घंटे इतनी मेहनत करता हूँ मुझे काम पैसा क्यों नहीं मिलता। लेकिन वो वैल्यू एडिशन जो है ना, वो उतनी वैल्यू एडिशन नहीं हो पा रही है। हाँ, आई थिंक इससे वो सेपरेटिज्म भी हो रही है कि आपका जो क्रीम है जिसको असल में स्किल्स आते हैं, काम करना आता है, वो कई बार ओवर पे भी हो जाते हैं, बिकॉज वो इतने बढ़िया काम करते हैं कई बार कंपेयर टू एवरीवन एल्स। तो वो एक तरह से बिजनेस को मूव करने वाला पॉइंट बन जाते हैं कि ये एम्प्लॉय इतना या ये बंदा इतना बढ़िया है कि इसको ओवर पे करो, इसको सब कुछ करो, इसको कॉम्पनसेट करो कि ये टिका रहे। वो तो देखो एक इसमें ना बिल्कुल आपने बात ठीक की। देखिए अगर आप देखेंगे जो कंपनी के CEOs हैं, अगर 10 साल में उनका जो सैलरी है वो 10 टाइम हुआ है ना, तो जो बेचारा फ्रेशर 10 साल पहले जिस पैकेज में ज्वाइन करता था वो आज भी उसी पैकेज में ज्वाइन कर रहा है। अगर कोई IT प्रोफेशनल 10 साल पहले 3.5 लाख के पैकेज में ज्वाइन करता था तो आज भी वो 3.5 पे ज्वाइन कर रहा है। लेकिन अगर आज से 10 साल पहले CEO की सैलरी 1 करोड़ थी तो वो आज 10 करोड़ हो चुकी है। तो ये तो थोड़ा सा देखना चाहिए जो एम्प्लॉयर्स हैं कि यार सबको ही बराबर का एटलीस्ट रीजनेबल तो सबको मिलना चाहिए। आप एज अ बिजनेस ओनर अगर
आप क्या प्रेफर करोगे? मेरे को पता आप रिसेंटली एक हायरिंग कर रहे थे अपनी पोजीशन के लिए कंपनी में, तो आप एज अ बिजनेस ओनर क्या प्रेफर करोगे? समवन विद द स्किल सेट, लाइक से आप रियल एस्टेट में सबसे बड़ी स्किल है सेल्स, ठीक है? समवन जिसके पास सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है बट वो कह रहा है कि मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा, मैं आपको तभी पैसे देना जब मैं आपको पैसे बना के दूंगा, या फिर जिसके पास पीछे बहुत सारी क्वालिफिकेशंस है, बहुत सारी डिग्रीज हैं, दोनों में से आप किसको प्रेफर करोगे? जो कोई नो डाउट ही नहीं है इसमें, तो स्किल वाला ही हमें बंदा चाहिए। तो जो फ्री में काम करने आ रहा है ना, वो फ्री कुछ नहीं होता, वो आपका टाइम लेके जाएगा आपसे। और सीख के काम चल जाएगा, सारा काम सीख सीखे जाएगा ना आपसे। सीखे वो अलग बात है, आप भी उसको पालोगे पोसोगे। एक तरह वो आपके पास ट्रेनिंग करने आ रहा है फ्री की, तो पोजीशन अलग तरीके से कर दिया। आप मतलब स्किल प्रेफर करोगे रादर देन बिल्कुल। डिग्रीज, फैंसी स्किल डिग्रीज? वाला बंदा 2 घंटे काम करके चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो अनस्किल्ड है वो 10 घंटे बिठाए रखो उसको, उसने क्या उसने करना है, वो कुछ भी नहीं आपका करना। टाइम भी खाएगा, वो आपकी एनर्जी भी खाएगा, वो आपके ऑफिस की Resources भी use स्पेस, करेगा। वो आपके रिसोर्सेज भी यूज करेगा, ऑफिस की स्पेस भी खाएगा। तो एक्चुअली फ्री में नहीं आ रहा, वो आपका टाइम और बहुत कुछ होगा वेस्ट बहुत कर रहा कुछ है मनी के अलावा लेके भी। जाएगा। तो अब चलते हैं हमारे मेन सेक्शन में, जिसके बारे में पूरी पॉडकास्ट है, रियल एस्टेट। तो सबसे पहला रियल एस्टेट के बारे में आपसे क्वेश्चन है कि REIT क्या होता है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझाऊं, है क्या, एक मान लीजिए 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो अब एक पर्सन के लिए उसको खरीदना नहीं पॉसिबल, तो 10 लोगों ने 5-5 लाख रुपए पूल करके वो 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली। तो बेसिकली ये आपका एक REIT है। तो अब ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, ये क्या करते हैं, ये एक म्यूचुअल फंड की तरह है, ठीक है, लेकिन ये पैसा जो लगाते हैं वो रियल एस्टेट में लगाते हैं, रेंटिंग के लिए, लीजिंग के लिए और प्रॉपर्टीज को सेल करके प्रॉफिट देने के लिए। लेकिन इसमें अभी जो इंडिया में REITs हैं, दे कैन इन्वेस्ट ओनली इन कमर्शियल रियल एस्टेट, नॉट रेजिडेंशियल। ओके। और उनको जो भी 90% ऑफ द प्रॉफिट्स हैं, दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड। इसमें क्या है कि यूनिट का फ्रैक्शन है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है, आपके पास आपने 5 लाख दिया हुआ है, तो यू ओन 1/10 एंड दैट इज ट्रेडेबल। ओके। दैट इज ट्रेडेबल। अब आपको क्या है कि अगर वहां से रेंट आ रहा है तो उसमें से भी आपको इनकम मिल रही है, कल को जब वो सेल करेंगे एप्रिसिएशन होगा तब भी आपको मिलेगा। तो लाइक आप एक प्रॉपर्टी के अंदर एक स्टेक होल्ड कर सकते हो, 50 लाख की प्रॉपर्टी में आप 10 लाख देके उसका एक स्टेक होल्ड कर सकते तो जो रियल एस्टेट 10,000 दे के भी कर सकते। 10,000 अच्छा, देके भी करते ये मैंने गाड़ियों में भी बहुत ज्यादा देखा है। आप करोड़ की गाड़ी है, 10 लाख दो, 10 लोग ले लो, महीने चलाओ। हाँ। ये रेगुलेटेड है ये सब? अगर जो लेट्स से REITs है वो तो रेगुलेटेड है, वो तो सेबी है। अच्छा, रेगुलेटेड है। REITs का जो मिनिमम है वो 500 CR है। तो वो ट्रस्ट हैं जो पैसा लगाते हैं, सेम लाइक म्यूचुअल फंड, लेकिन दे इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट। आपके हिसाब से आज की डेट में रियल एस्टेट में जो स्मार्टेस्ट इन्वेस्टर्स और जो अमीर लोग हैं वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, जो फ्यूचर है रियल एस्टेट में, वो आपका आ रहा है एक तरह से ऑफिस स्पेस के अंदर, क्योंकि आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो आने वाली है। जो ऑलरेडी हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं या Tier 1 सिटीज़ हैं, उनके अंदर आप प्राइसेस देखें ऑफिस स्पेस के, 20-20 हज़ार 25 हज़ार रुपया पर स्क्वायर फीट का प्राइस पहुंच चुका है। Tier 2 सिटीज़ में ऑलमोस्ट ये 10,000 के आसपास है। तो स्मार्ट जो लोग हैं वो ऑफिस स्पेस में काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाकी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ हैं, फार्म हाउसेस हैं, विलाज हैं, तो प्रोपोर्शन तो आप सब में ही आपको दिख जाएगा कि इन्वेस्टमेंट तो हो ही रही है। बट आने वाली जो चीज़ें हैं, हमें लगता है कि ये जैसे कोवर्किंग स्पेसेस हैं, ठीक है, तो जो कि आप इसमें रेंट आउट कर इन्वेस्टमेंट सकते हो। आएगा। ये वर्चुअल स्पेस है। लीज के पर्पज से लेते हैं कि मतलब इनको कहाँ दिखते हैं कि रिटर्न कब आएगा? लीज पे आएगा, सेल पे आएगा? दोनों पे आएगा। दोनों पे आता है। लीज से आपको रेंट आता रहेगा एंड रेंट के हिसाब से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अप्रिशिएट करेगी। एक रिसेंटली सर ने भी Tier 1 बोल रहा हूँ, मुझे एकदम से एक चीज़ मन में फ्लैश करी। एक रिसेंट न्यूज़ में आया था, आपको आई डोंट नो कि आपने न्यूज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी इस बारे में। मुंबई में ना एक नई मेट्रो लाइन इनॉग्रेट हुई थी, एक्वा लाइन के नाम से।
और उसका लाइक आई थिंक 9-10 दिन पहले की बात है ये, और उन्होंने इनाग्रेशन के टाइम और पूरा जो नैरेटिव बिल्ड किया था ना, वो ये बिल्ड किया था कि हमने इसका नाम एक्वालाइन इसलिए रखा है कि इसको हमने इस टेक्नोलॉजी से बनाया, इस टेक्नोलॉजी से बनाया, और ये ना वाटर प्रूफ है, लाइक इसके अंदर इसके थ्रू पानी जाएगा नहीं। मुंबई में आपको बताओ घर से पीछे भी थोड़ा रेड अलर्ट टाइप हुआ था बिकॉज ऑफ मानसून, वहाँ बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा है फिलहाल, बहुत बारिश हो रही है, और वो अभी उसको 10 दिन हुए इनाग्रेट हुए मुंबई के अंदर, तो एक्वालाइन पानी से भर गई। मतलब आप मान सकते हो जिस चीज को आप बोल रहे हो कि ये वाटर प्रूफ है, इसके थ्रू पानी जाएगा नहीं, वो इनॉग्रेशन के 10वें दिन भर दिया और उसको इवैक्यूएट करने के लिए कह दिया कि इसको इवैक्यूएट कर दो, ये भरने वाली है, और भर गई वो। अब उसको पता नहीं क्लीन अप करेंगे, उसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। आई थिंक इंडिया में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कैम्स होते हैं ना, जिसको आप लाइक कैलकुलेट नहीं कर सकते कितने लेवल के स्कैम है, लाइक रोड वाला तो छोटा छोड़ दो, अभी जब डेवलपमेंट बढ़ती है इंडिया में, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन रही है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ जो इंफ्रा के अंदर जो स्कैम होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और एक तरह रियल एस्टेट का ही पार्ट है, बिकॉज आपने बेसमेंट में वो चीज़ बनाई, आपने वहाँ हर मटेरियल कॉस्ट को कम करके कुछ मतलब कितना घटिया काम किया होगा कि आप एक पानी प्रिवेंट नहीं कर पाए मेट्रो में आने से। मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी, खरड़ में एक रियल एस्टेट स्कैम हुआ जिसमें 80 लाख का प्लॉट की वैल्यू थी, उसके ऊपर एक फीमेल डीलर ने 80 लाख की प्लॉट की वैल्यू घर बना के 55 लाख का बेच दिया। जो प्लॉट की वैल्यू थी उससे भी कम घर बना के उसने आगे बेच दिया, एंड उसने ऐसे 20-30 लोगों के साथ किया, एंड वो आज जेल में है। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये कितना बड़ा इशू है अगर ट्राई सिटी रियल एस्टेट या फिर ओवरऑल इंडियन रियल एस्टेट में? बहुत बड़ा इशू है। वो कहते हैं कि जो एक गंदी मछली है वो पूरे तालाब को ही बदनाम कर देती है और ख़राब कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही बुरे हैं, ओनली अ वेरी फ्यू परसेंटेज जो है लोग वो बुरे हैं। मैक्सिमम लोग तो देखिए, जो भी कोई, चाहे वो डीलर है, चाहे वो सीपी है, चाहे वो बिल्डर है, हर इंसान चाहता है कि वो ग्रो करे। वो ग्रो कैसे करेगा? विद द रेपुटेशन। जब उसका मार्केट का रेपुटेशन बहुत अच्छा होगा, तो ऐसे लोग जो हैं वो सबसे पहली बात तो बहुत गलत है। द लॉ एंड जो भी हमारी एजेंसीज हैं, पुलिस है, उनको जो भी सुटेबल एक्शन है वो लेना चाहिए। अब लेकिन खुद ना लोगों को भी दिमाग लगाना चाहिए। अगर आप जब भी कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो तो आप आसपास का रेट तो पता करते ही हैं। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि वहाँ पे ओनली प्लॉट 80 लाख का है, तो मैं तो कहूँगा कि सबसे बड़ा मूर्ख तो वो बायर है जिसने वो खरीदा। आप एक प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हो, आपने आसपास का रेट पता किया होगा, आपको समझ आया वहाँ प्लॉट 80 लाख का है, तो आपको लग रहा है कि जो मुझे ऊपर बनाया घर अगर 55 लाख में मिल रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अ फ्रॉड समथिंग। वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, या उस प्लॉट जो है वो डिस्प्यूटेड है, या कोई ना कोई दिक्कत है। तो ये तो बहुत गलत बात है। और कुछ ऐसे लोग जो किसी के भरोसे में फंसे हैं, तो उनके लिए मेरा एडवाइस है कि आप प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस के साथ, वेरिफिकेशन के साथ, फ्रॉम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फ्रॉम द जो भी आपके पटवारी से हैं, आप चेक कराने के बाद ही जो है वो प्रॉपर्टीज को बाय करना चाहिए। और स्कैम्स तो हमेशा देखिए, जब तक लोगों का लालच है तब तक स्कैम बंद नहीं होंगे। ट्रू। जिस दिन लालच बंद होगा उस दिन स्कैम बंद होंगे। मतलब स्कैम बंद नहीं हो रहे, स्कैम बंद होना पॉसिबल नहीं है, नेचर में स्कैम क्योंकि लोगों को लालच है, और जब तक लालच है तब तक स्कैम है। तभी खरीदे, उनको लालच था कि ये बहुत अच्छी डील मिले, बहुत पता नहीं कैसे इन्होंने सोच ली अच्छी डील। देखिए, अगर आपको कोई 10 रुपए की चीज 9.5 रुपए में मिल रही है, तो हो सकता है कि किसी को पैसों की जरूरत हो। अगर 9 में भी मिल रही है, 10% आपको कम भी मिल रही है, तो इट पॉसिबल। लेकिन अगर आपको 10 रुपए की चीज 5 रुपए में मिल रही है, तो डेफिनेटली देयर इज दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। लोगों की भी बहुत बड़ी गलती है, मतलब इसमें सबसे बड़ी गलती उनकी है। ठगने तो ठगना है, तो आप देखिए ना, आप दिमाग लगाइए अपना। एक थोड़ा सा राउंड करते हैं छोटा सा, कि अगर इंडिया में किसी भी मिडिल क्लास आदमी को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो एज ए एक्सपर्ट रियल्टर आप अपनी एडवाइस देना। मैं आपको अमाउंट्स बताऊंगा, आप बताना कि इसमें वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकता है, उसको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। लेट्स से एक बंदे के पास फिलहाल, इंडियन बंदे के पास 20 लाख रुपए सेव्ड अप हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करे फॉर अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर जहाँ पे उसके पैसे बढ़ें। 20 लाख रुपए कॉर्पस है उसके पास। he or she should buy a small residential plot। ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करो। तो अगर थोड़ा बहुत अमाउंट ज़्यादा भी है, तो आप गवर्नमेंट का फाइनेंस अवेलेबल है एट वेरी लेस इंटरेस्ट रेट,
आप बाय करिए उसको, आई थिंक 20 में डाउन पेमेंट कर दे वो, 20 में वो और डाउन बाकी पेमेंट EMI करते हैं, करा। डेट बाकी कैसे लेवरेज करें, मतलब अगर अब एसेट्स क्रिएट करें तो कैसे डेट लेवरेज करके आप एसेट्स क्रिएट कर सकते हो? यही तरीका है जी। फॉर एग्जाम्पल आपकी इसमें अब डिपेंड करता है कि यू एंड योर स्पाउस, आप वर्किंग हैं दोनों, आपको पता है कि हम इतना एक्स्ट्रा पैसा निकाल पा रहे हैं, तो 20 लाख इज द डाउन पेमेंट। ठीक है, अब उसमें दो चीज़ें हैं। अब इसमें अगर आपको लगता है कि मुझे ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है जिसमें साथ में आई वॉन्ट रेंट ऑल्सो, देन यू शुड गो फॉर द फ्लैट या और स्मॉल आप कमर्शियल जहाँ स्मॉल कमर्शियल बूथ जिसमें आपको साथ में रेंट भी आएगा और एप्रिसिएशन भी आएगी। बट कईयों को लगता है कि नहीं जी मुझे रेंट से ज़्यादा मतलब नहीं है, मुझे ओनली लैंड बाय करनी है, तो आप यू कैन गो फॉर द रेजिडेंशियल प्लॉट, तो उससे आप डेट को लीवरेज कीजिए। अगर 50 लाख है किसी के पास सेव्ड अप, तो वो उस पर अगर लाइक अमाउंट बढ़ गई तो क्या बेटर ऑप्शन है उससे भी इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास 50 लाख अगर उसके पास? एंड किस जगह पर आपके हिसाब से इंडिया में? तो 1 और 2 BHK फ्लैट उसमें ऐड कर लो, और तो कुछ नहीं, कुछ छोटा कमर्शियल शॉप, छोटी जो दुकान। मतलब आप कह रहे हो कि प्लॉट्स इज द मेन थिंग, लाइक प्लॉटिंग में कोई बंदा फेल नहीं हो सकता। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलो, 3 से 5 साल की गेम खेलो या 10 साल की खेलो, तो उसमें प्लॉटिंग में फेल नहीं हो सकते, बिकॉज प्लॉट बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा कॉर्पस है तो कमर्शियल में जाओ या रेजिडेंशियल को रेंट आउट करने की सोचो। आई थिंक कमर्शियल बेटर है उसमें से। हाँ, कमर्शियल बेटर है। देखिए, अगर आप 20 लाख से 50 लाख वाली ब्रैकेट में जाते हैं तो आपके लिए कमर्शियल में ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे। 20 लाख में आपके पास स्मॉल शॉप का ऑप्शन कम है, 50 लाख में आपके पास विद लीवरेज और डेट आपके पास कमर्शियल की ऑप्शंस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। कमर्शियल बेटर है रेजिडेंशियल से आपके साथ? रेंटिंग पर्पस कमर्शियल इज ऑलवेज बेटर देन रेजिडेंशियल। एक इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है कि बहुत लोगों का मन में सवाल होता है बिकॉज रियल एस्टेट में ये अपडेट वो अपडेट, बट अल्टीमेटली रियल एस्टेट क्या कि आप पीस ऑफ लैंड जिस पे कुछ डेवलप हो रखा है सिर्फ लैंड ही बेच रहे हो आगे। तो 2025 के अंदर कैन समबडी बिकम अ करोड़पति जस्ट बाय फ्लिपिंग लैंड? अगर आप रीसेल करते हो, लाइक लॉन्ग टर्म मांग चलते हैं, लाइक अगर 3 महीने 6 महीने साल, तो उसमें आप बन सकते हो करोड़पति की नहीं आज के टाइम में? देखिए, मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट को हम इतना जल्दी लिक्विड ना माने तो ही बेटर है। 3 महीने आसान तो 6 नहीं महीने में इतना आसान नहीं है। हाँ, डेफिनेटली आप 2 से 3 साल मिनिमम आप लेके चलें, आप उसको ईयरली उसको फ्लिप करिए, देन यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई थिंक फिर हमें रियल एस्टेट को सेकेंडरी रखना चाहिए एज एन इन्वेस्टमेंट, ना कि एज द मेन ऑक्यूपेशन अगर आपका काम सिर्फ लैंड फ्लिपिंग है। बिकॉज अगर आप साल में फ्लिप कर रहे हो तो आपका वो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो देखिए, ये तो डेफिनेटली आपका जो है वो सेकेंडरी है, डेफिनेटली आपका सेकेंडरी है। ये दिस कांट बी योर प्राइमरी इफ यू आर ओनली एन इन्वेस्टर। अगर आप ओनली इन्वेस्टर हैं तो ये डेफिनेटली आपका सेकेंडरी होगा, दिस कांट बी योर प्राइमरी। हाँ, अगर आपको ओनली प्राइमरी करना है फिर आपको रियल एस्टेट में हो सकता है जो आप बोल रहे हो, 1 साल में फ्लिपिंग हो सकती है, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। आप प्राइमरी कैसे बनेगा कि आपको पूरा घूमना है और आपको ये देखना है कि कौन सी रियल एस्टेट के कौन से एरिया में किस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ आपको बाय करना है और फिर अगेन उसको सेल करना है टू द एंड यूज़र, एंड अगेन आपको फिर सर्च करना है कि अब कहाँ डिमांड है। तो वो भी पॉसिबल है, बट देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड इट्स पॉसिबल। वो तो काम ही फिर वही होगा। हाँ, आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरी तो एडवाइस यही है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को कि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उसको थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए समझ के करें। इससे एक कनेक्टेड क्वेश्चन है कि अगर कोई यंग है और उसको रियल एस्टेट में घुसना है तो पूरी लाइक इंडिया वाइड में, तो व्हाट इज दिस पाथ? उसके लिए सबसे पहली चीज़ उसको क्या एक्सप्लोर करनी चाहिए? बिकॉज रियल एस्टेट के लिए एज अ प्रोफेशन कोई कोर्स नहीं है, लाइक ऑनलाइन कोर्सेज होंगे बट कोई ऑफिशियल कोर्स नहीं है। जैसे लॉ के लिए आपको बार पे पास करना पड़ता है, मेडिकल स्कूल के लिए आपको कोई स्पेसिफिक लोगों से पास करना पड़ता है, MBBS करनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है। बैरियर ऑफ एंट्री बहुत लो है, तो एक बेकार रियल्टर भी है, एक टॉप नॉच रियल्टर भी है। तो आपके हिसाब से व्हेन समवन इज एंटरिंग रियल एस्टेट, फर्स्ट थिंग टू लुक फॉर व्हाट इज देयर टू लुक फॉर? मेरे हिसाब से जो सबसे पहले उसको एक एरिया को चूज करके, अगर हम ट्राई सिटी के बारे में बात करें तो आइदर जीरकपुर और मोहाली में भी डिफरेंट हैं, ओल्ड मोहाली है, न्यू मोहाली है और खरड़, कोई एक सेगमेंट पकड़ के ना, तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि एज अ परचेजर बनकर
डीलर्स के पास घूमना चाहिए। प्राइस का पता करना। आपको वही इतना सिखा देंगे कि आप अच्छे जो हैं वो एक सीपी बन सकते हैं। तो जो मतलब मुझे पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए नहीं, पर बोलनी चाहिए, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है, एक एरिया पकड़िए, वहाँ पे 1-2 महीने एज अ परचेजर बनकर घूमिए एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स। बेसिकली सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी है, उसके बाद आप अपना काम शुरू करो, ताकि आपको जब आप, और आपने ये चीज़ स्पेसिफिकली कही कि एक एरिया चूज़ करो, कि अगर आपने मोहाली चूज़ करा तो दूसरे दिन खरड़ मत जाओ, तीसरे दिन जरकपुर मत जाओ, अगर मोहाली चुना तो सिर्फ मोहाली में ही रिसर्च करो रहो। उसको। अच्छा, अगर एक कॉलेज से कोई निकला है फ्रेश लेट्स से उसको जॉब नहीं करनी या मिल नहीं रही है, जो भी रीज़न है, एंड आपके हिसाब से क्या रियल एस्टेट उसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एज अ ब्रोकर? डेफिनेटली है। देखिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बड़ी हैं, तो मेहनत तो उतनी ही है, क्योंकि ट्रांजेक्शन बड़ी है। तो अगर आपका 2 महीने में भी एक आधी चीज़ मटेरियल हो जाती है, तो आप एक ठीक ठाक पैसा कमा लेते हो टू लिव अ नॉर्मल एंड कंफर्टेबल लाइफ। अगर कोई स्टार्टिंग में आ रहा है आपके सबसे फर्स्ट 3 मंथ्स में, वो कितना कमा सकता है? कोई लिमिट नहीं आती, तो टैलेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो आते सेल्स में अच्छा है, it's not it's very hard to answer this as a objectively, but subjective है ये तो, it matters upon the आपकी नेटवर्किंग आपकी कैसी है, आपको कितने लोग जानते हैं, तो वो डिपेंड बहुत बातों पे करता है। आप में आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप कितना अच्छा सेल्स पिच करते हो। हमें पता है कि सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट, इफ नॉट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स है हर एक जगह पे, एंड रियल एस्टेट में तो खासकर। तो कैसे कोई अपनी स्किल्स शार्प करे और कैसे पता करे कौन सी स्किल्स चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, मुझे लगता है ना कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, दे इन्वेस्ट मोर इन क्लोथ्स, इन्वेस्ट मोर इन कार्स, बट आई थिंक ये गलत है। इसके अलावा दे मस्ट इन्वेस्ट इन अटेंडिंग सेमिनार्स, दे मस्ट परचेज कोर्सेज, दे मस्ट परचेज गुड बुक्स। तो 3-4 चीज़ें हैं। आपको सेमिनार अटेंड करनी चाहिए, आपको कोर्सेज को परचेज करना चाहिए, आपको बुक्स को रीड करना चाहिए। इससे आप फिर एक अच्छी जो है वो लर्निंग, आप इंसाइट पा सकते हैं। आई थिंक यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारे रियल एस्टेट कोचेज अवेलेबल हैं, जो कि स्पेसिफिकली आपको सिखाते हैं कि रियल एस्टेट लॉस क्या होते हैं, किस तरह उन्होंने रियल एस्टेट में एंटर करा, क्या दिक्कतें आती हैं, हाउ यू शुड स्पेक्यूलेट। मतलब वो रेगुलर अपडेट्स भी देते हैं, और उनकी ही आगे जाके कोर्सेज भी होते हैं। तो आई थिंक रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट आपको खुद एफर्ट मारना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बहुत सारे डेवलपर्स और चैनल पार्टनर्स बहुत सारे अवार्ड्स रिसीव करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से मैं नाम नहीं लूँगा। आप मुझे अपनी इनसाइट दो, उनको क्या प्रोसेस है, उनको अवार्ड मिलता है क्या, वो पेड होता है, और कैसे सिस्टम होता है उधर का? देखिए, पहले जब अवार्ड मिलते थे ना, तो एक ही वर्ड होता था जी। अब आप किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर को देखोगे ना, वो कहता है जी नंबर 1। अब मुझे तो यही समझ आ रहा है कि नंबर 1 कितने नंबर 1 है। तो अभी तो देखिए, हमें तो यही लगता है कि ऑल मतलब मैक्सिमम आर द पेड प्रमोशन, मार्केटिंग। इसमें हमारी पर्सनल स्टोरी भी इन्वॉल्व है। हमने थोड़े टाइम, बहुत टाइम पहले, लाइक रफली 1 साल पहले, नहीं जनवरी में, मतलब नहीं सही पहले था, जब पीछे लास्ट ईयर हमने एक रियल्टर के साथ काम किया था, और बाद में हमने एक और रियल्टर के साथ काम किया। तो उनने हमें बताया कि एक स्पेसिफिक जिससे हमने पहले काम किया था जिसके साथ, उसने कोई अवार्ड रिसीव किया था, जो चैनल है उनका, और उस अवार्ड के लिए उन्होंने 45 लाख रुपीस दिए थे उस चैनल के, वो पेड PR के। और उस चैनल को उनने 45 लाख डायरेक्टली दिए थे। आपके PR के एजेंट्स होते हैं हर जगह पे, हर प्रोफेशन में, और ये सेलिब्रिटीज़ में भी है, बॉलीवुड में भी, हर जगह पे है। हर जगह आपके एजेंट्स होते हैं जो आपका अवार्ड अरेंज कराते हैं, सब कुछ अरेंज कराते हैं। आपको पता होता है नाम आने वाला, आपका नॉमिनेशन है। और जब हम देखते हैं ना अवार्ड फंक्शन के अंदर कि हाँ 4 लोग नॉमिनेट हैं, सब सोचते हैं कौन आएगा। 10% लोग होते हैं जिनको नहीं पता, सबको पता होता है बाकी कौन सा अवार्ड कौन लेके जाने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। मुझे अमाउंट नहीं पता, एंड हमें पता है, होता है, ये नॉर्मल बात है, दिस इज वेरी नॉर्मल। हाँ, तो ये मार्केटिंग ही है, मार्केटिंग का पार्ट है एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने का। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना, कोई भी हम किसी भी चैनल के बारे में बात करें, तो ऐसा नहीं कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी देखते हैं बिल्डर की, कि कैसा बिल्डर है, कैसा बिल्डर नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, लोगों को डिलीवरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अच्छी डिलीवरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कंस्ट्रक्शन कैसी कर रहा है, टाइमली डिलीवरी दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो भी सब चीज़ें देखते हैं। लेकिन ठीक है,
मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज मैनेज, वो मैनेज्ड है, ये मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो न्यूज़ चैनल हैं या जो भी आपके जो अवार्ड्स देते हैं, वो एक बार तो थोड़ा चेक भी करते हैं कि वो, क्योंकि उनकी भी तो क्रेडिबिलिटी है। वो किसी को अवार्ड दे रहे हैं और कल को वो फ्रॉड कर जाए तो फिर उनके ऊपर भी तो दाग है मैनेजेबल, लेकिन थोड़ा चेक करने के बाद ही दिया जाता है। मेरे को सर आपने बताया था, एक बार हम बात कर रहे थे कि आप यूपीएससी में भी थे, आपने ट्राई किया था, आप कॉर्पोरेट जॉब्स में भी रहे हो। आपका क्या एक्सपीरियंस है, मतलब कैसे आप रियल एस्टेट तक पहुंचे, क्या जर्नी रही है आपकी? देखिए, मैंने पिछली बार भी आई थिंक बात हमारी हुई थी, फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर टू यूपीएससी प्रिपरेशन टू रियल एस्टेट। तो मैंने फिर आपको वही लास्ट टाइम बात बताई थी कि हम तो मेहनत कर रहे थे, हम फल ढूंढ रहे थे किसी और जगह पे, लेकिन भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा था। तो मैंने लास्ट टाइम भी सेम बात बोली थी, आज भी सेम बात बोल रहा हूँ। अगर हम बात करें कि जी हमने तो बचपन में सोचा था कि हम रियल एस्टेट में जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप मेहनत करते गए, भगवान अपने आप रास्ते खोलता गया। आपने मेरे ख्याल से टीचिंग भी की थी। टीचिंग भी की, बिल्कुल ठीक है। तो आपके हिसाब से जो आपने स्किल्स जॉब में सीखी या फिर टीचिंग में सीखी, वो ट्रांसलेट हुई, मतलब वहां तक पहुंची? डेफिनेटली मैं ये सबको कहूंगा कि आप कभी भी ये मत सोचना कि वो एक्सपीरियंस क्या काम आया, नहीं। अगर मैंने कॉर्पोरेट में जॉब की, चाहे हमने तैयारी की, चाहे हमने टीचिंग की, हर चीज़ जो है वो हमें अब यहाँ पे फ़ायदा दे रही है। टीचिंग अगर हमने की तो वो हमें लोगों को समझाने में बहुत मदद करती है। अगर हमने यूपीएससी की तैयारी की तो हमारा होराइजन बहुत बड़ा है, तो हम लोगों को उस होराइजन से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमने कॉर्पोरेट में जॉब किया तो वो हमारे अंदर एक प्रोफेशनलिज्म लेके आया। तो ये हर चीज़ ने कंट्रीब्यूट किया। कॉर्पोरेट ने प्रोफेशनलिज्म, यूपीएससी ने हमारा होराइजन वाइड किया, टीचिंग ने हमें लोगों को समझाना सिखाया। आई थिंक यूपीएससी तो जो भी तैयारी करते हैं तरीके से, लाइक जो प्रॉपर तैयारी करते हैं, लाइक यूपीएससी तो आपको ऑलमोस्ट ऑलराउंडर बना देता है, बिकॉज आपको हर फील्ड की, हर सब्जेक्ट की नॉलेज आने लग जाती है, बिकॉज आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है, उसको कोई सिलेबस नहीं होता बिकॉज। और वो आपको काम भी आता है। जब आप किसी चार जगह बैठे हो, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन होती है, अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, जैसे आजकल इंडिया पाकिस्तान जो चल रहा है, तो यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है, रशिया किसको सपोर्ट कर रहा है, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है ना, इजराइल हमें सपोर्ट करता है, और अगर चाइना किसको सपोर्ट करेगा और क्यों करेगा, ठीक है ना। तो वो जब आप चीज़ों को समझते हो बहुत अच्छे से, आपको समझ आता है कि यार क्या चीज़ है, क्यों सी पोर्ट चाहिए, कौन सा जो आपका सिल्क रूट क्या है, ट्रेड रूट क्या है, तो आप चीज़ों को समझ पाते हो। पाकिस्तान से मेरे को याद है, बहुत अभी रिसेंटली बहुत फनी न्यूज़ थी कि पाकिस्तान का जो पूरा इंटायर डिफेंस बजट है $9 बिलियन का है, और हमारी जेट्स की डील हुई थी फ्रांस के साथ, रफाल जेट्स की, अराउंड $7 बिलियन की। तो जो चाइना की इकॉनमी है, इंडिया की इकॉनमी है और पाकिस्तान की इकॉनमी है, आपके सबसे कैसे कंट्रास्ट करती, क्योंकि तीनों ने एक जगह शुरू किया एंड तीनों अलग अलग, चाइना अनडाउटेडली आगे है, इंडिया बीच में है, पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है। तो क्या डिफरेंसेस थे इनके डिसीजंस में जो हमें हम ले सकते हैं? चाइना ने तो अनडाउटेडली बहुत बेटर है हमसे इन मैन्युफैक्चरिंग। चाइना डिड अमेजिंग। हमारे जो कमी रही, मुझे लगता है हमारे स्किल्स में, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज में ये कमी रही कि हम मैन्युफैक्चरिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाए। हम सीधा ही प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता है। प्राइमरी इज योर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी योर मैन्युफैक्चरिंग एंड थर्ड योर सर्विसेज। हम सीधा ही प्राइमरी से टर्शियरी पे शिफ्ट करेंगे। हमारा मैन्युफैक्चरिंग उतना सपोर्ट नहीं हो पाया। अब तो फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स विद द मेक इन इंडिया प्रोग्राम, हर गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए, अब उससे हम बेटर कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, उसके बारे में तो बात करना ही मुझे लगता है गलत है, टाइम वेस्ट है। हाँ, पाकिस्तान में अब देखो, आप फेल्ड स्टेट कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिकॉज पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल से ऊपर निकाले नहीं। जो टर्म होती है कि 5 साल की, वो पूरी नहीं हुई आज तक। हमारी जो डेमोक्रेसी है वो कितनी थ्राइविंग है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और सिंस द फ्रीडम एक बार भी कुछ ऐसा नहीं है कि जी हमारा कुछ तख्ता पलट हुआ है। चाहे कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन हारा जो इनकम्बेंट था, तो उसने बड़े ग्रेसफुली जो है उसने एक्सेप्ट किया लोगों के वर्डिक्ट को, कि वी एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ पीपल। चाहे एनी सीएम, एनी पीएम,
तो उन्होंने आगे वाले को जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो हमारा बहुत स्मूथ रहा है। अब पाकिस्तान में देखिए हर बार तख्ता पलट हुआ है, रिसेंटली बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ आई थिंक उस पे आर्मी की जो एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी हैं उसकी दिक्कत आती है। सब कुछ है। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं। और कमिंग बैक टू रियल एस्टेट और फाइनेंस, तो आपके हिसाब से जो HNIs होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, वो लीगली टैक्स कैसे अवॉइड करते हैं, और एक तरह से टैक्स अवॉइड करने के अलावा वो अपने पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करते हैं कि नॉर्मल बंदे का पैसा 10x भी नहीं होता, 2 या 3x मुश्किल से होता है, और उनका पैसा 100x 200x हो जाता है। देखिए जो HNIs हैं, आई थिंक उनका जो 100x हो रहा है पैसा या 50x हो रहा है, तो अभी आपने देखा होगा तो शो जो है वो अपना शार्क टैंक इंडिया, ठीक है, तो उसमें क्या है कि वही चीज़ है कि वो नए नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है। फिर उनकी वो एबिलिटी है उस पर्सन को जज करने की, एक तो सेक्टर को कि ये वाला सेक्टर ग्रो होगा कि नहीं होगा, द फर्स्ट वन इज सेक्टर एंड द सेकंड वन इज द फाउंडर। तो वो उनकी वो स्किल है उनके पास कि वो सेक्टर और फाउंडर को वो अच्छे से समझ पाती हैं। ऐसा नहीं कि वो फेल नहीं होते, लेकिन जब भी कुछ चीज़ अच्छी चल जाती हैं, अब देखिए कि जैसे जो हमारे Naukri.com के फाउंडर हैं, उन्होंने जोमेटो में इन्वेस्ट किया था 2010 में, और 100x किया, उनका पैसा 1000x हो गया। तो वो फिर वो विजन, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग, वो आपका फ्यूचर को पहले देखने का पर्सपेक्टिव वो है। आई थिंक जो आपने भी चीज़ कही ना, जो स्मार्ट इन्वेस्टिंग वाली चीज़ है, मैंने बहुत जगह कॉमन नोटिस करी कि वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया में भी 2-3 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो लिटरली इंडिया के जो आज स्टार्टअप्स आप देखते हो, ज़ेप्टो हो, जोमेटो हो, ब्लिंकिट, चलो उनका ये, लेकिन ब्लिंकिट हो या कोई भी बड़ा स्टार्टअप, लेंसकार्ट हो, बोट हो, ये सब में इन्वेस्टेड है ऑलमोस्ट शुरू से, और एक ही कंपनी सब में इन्वेस्टेड है। इनको हाउ डू दे नो कि यही सब कंपनीज आगे आएंगे? ऑब्वियसली इन्होंने सिर्फ इसमें नहीं करा होगा, फेल्ड वालों में भी करा होगा। देखिए वो क्या होता है ना कि जो सक्सेसफुल होगी वहाँ नाम है, तो वहाँ नाम हाईलाइट हो रहा है। बहुत फेलियर भी हुए हैं, वो दब ही गए तो वहाँ नाम नहीं आया। तो ऐसा ही है, 10 में इन्वेस्टेड हैं तो उनको पता है, लेकिन अगर 2 से 3 भी चल गई तो वो 7 का लॉस भी पूरा और पैसा भी 10, 20, 30, 50x हो जाएगा। तो मैं दोबारा भी बात बोलूँगा, किस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे किस तरफ हमारी इकॉनमी जा रही है, फाउंडर्स का क्या विजन है। अगर आपकी वो वाला आपका लॉन्ग टर्म में आपकी पर्सपेक्टिव आप समझ पाते हैं तभी उनका पैसा होता है। और आज मेरे को लगता है कि जो बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं उनको ना तो वो एक्सेसिबिलिटी है स्टार्टअप्स को फंड करने की, और ना ही उनकी वो नेटवर्किंग है, और ना ही उनका वो इतना बड़ा विजन है, इसलिए जो उनका पैसा वो उस हिसाब से ग्रो नहीं हो पाता है। सर, आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट और NRIs जो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर पे आपका क्या रिव्यू है? अभी NRIs तो इंडिया में इन्वेस्ट काफ़ी कर रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। जब भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ द करेंसी, और साथ में बहुत ज़्यादा जियो पोलिटिकल फैक्टर्स हैं। लेकिन जैसे आज का यूरोप और मिडल ईस्ट थोड़ा सा इनस्टेबल है, ट्रम्प साहब के जो बयान है वो भी अनस्टेबल ही है। तो इंडिया ऑफर्स एक स्टेबिलिटी ऑफर करता है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो वहाँ आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं। तो इन चीज़ों के कारण तो NRIs के लिए एक अच्छी जो है वो जगह है आज इंडिया, जहाँ पे वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हर जगह पे, चाहे वो स्टॉक मार्केट, चाहे वो रियल एस्टेट है, और जो रिटर्न्स है वो भी काफ़ी बेटर है। रिसेंटली जो भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आई थिंक जो 2 हफ्ते कम से कम चला था, 2 से 3 हफ्ते चला था, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जो टेररिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम के अंदर, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लोग मिस कर रहे थे, सारी की सारी जनता मिस कर रही थी, कि लोगों को था बस कि इन्होंने हम पे अटैक किया, बस इनको तो ऐसे तैसे कर दो, इनको मार दो, वॉर शुरू कर दो। बट वो कंट्री का उस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो सोच ही नहीं रहा था कोई बंदा। और अगर आप एक्चुअल बैकग्राउंड में जाओ उस चीज़ के, देखो एक्चुअल में, तो रिसेंटली चाइना के साथ बहुत सारे USA कंपनीज़ ने और यूरोपियन कंपनीज़ ने मैन्युफैक्चरिंग डील्स कैंसिल करी थी कि हम तुमसे मैन्युफैक्चरिंग खींच रहे हैं, बिकॉज तुम्हारे पे मोनोपोली बनती जा रही है मैन्युफैक्चरिंग की, और हम इंडिया में डाल रहे हैं। तभी एप्पल और 2-3 माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला सब इस तरफ एकदम आना शुरू हो गए थे कि यहाँ फैक्ट्री खोलेंगे, सब कुछ करेंगे, बट उसमें से बहुत सारी डील्स गो थ्रू करी नहीं। और अब जब सब कुछ गो थ्रू करने वाला था तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान हम पे पहलगाम वाला अटैक करता है, और वो बहुत ज़्यादा उसको मीडिया कवर करते सब कुछ होता है, और उसके
और उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है और पाकिस्तान रुकता नहीं है। फर्स्ट थिंग इज़ कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट, आपने पहले बताया था, और उनके पास पैसे नहीं है, तो हाउ द हेल आर दे फाइनेंसिंग ऑल ऑफ दिस। दूसरा कि वो सडनली एक जो टाइमिंग बनती है, उस टाइमिंग से ये लगता है कि चाइना ने इस कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर किया था पाकिस्तान के थ्रू। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, चाइना और इंडिया का जो कोल्ड वॉर है वो तो हमेशा से चल ही रहा है, और इस जो एशिया में देखो, वॉर में भी जो ग्लोबल पावर बनने जा रहे हैं वो इन दोनों मुल्कों में भी लड़ाई है। और अगर वॉर में देखें तो एशिया में तो है ही है, 100% ही है कि एशिया में हु इज द सुपर पावर। हाँ, ठीक है, तो चाइना जो है वो हमेशा इंडिया को कंस्ट्रेंट करके रखता है, और उसने इंडिया को ना एक सेफ स्पेस से, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर डेवलपमेंट से, एक कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। चाइना चाहता है ऐसा कि जैसे कुछ ब्रांड्स लाइक एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला, अगर वो कुछ इंडिया में आ रहे हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, तो चाइना को ये बात हजम नहीं हो पा रही है। और इसमें एक और दिक्कत आई थी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, या फिर जो अभी फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट है, बीजेपी नहीं, उनका लॉन्ग टर्म विजन था कि उनको 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, जो कि पॉसिबल है, वेरी पॉसिबल। और उस चीज़ के लिए आपको कांस्टेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक कांस्टेंट फ्लो चाहिए कि इन्वेस्टमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और सब कुछ कांस्टेंट रह रहा है, और इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है किसी का। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है, लोग भी डैमेज होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, और आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से इन्वेस्टर्स आते नहीं। बिल्कुल ठीक बात है जी। देखिए, जो पाकिस्तान ने किया था उसका जवाब इंडिया ने दे दिया, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, और इंडिया ने बहुत फॉर्मली जवाब दिया है। उसके बाद हमें अपनी इकॉनमी को, हमें अपने देश को, हमने अपना सब कुछ देखना है। तो आई थिंक ये सीज़फायर जो है ये बिल्कुल सही डिसीजन है। और स्टेबिलिटी जो है वो इकॉनमी की बहुत बड़ी चाहिए, और हम कोई भी ऐसी स्टेट नहीं बनना चाहते जिसको लोग एज ए कॉन्फ्लिक्ट, एज ए वॉर स्टेट कहीं और आई थिंक जो घर बैठे थे ना, जैसे अब मान लो जो बॉर्डर स्टेट्स में, तो सब डरे हुए थे कि हमारे साथ क्या होगा अब, अगर हो सकता था कि वॉर शुरू हो जाए, कुछ भी हो जाए। बट जो लोग मिडल में रहते हैं, या फिर जो लोग फार अवे रहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट से, जिनको पता है उनको डैमेज बहुत कम चांस होने का, तो उनके लिए ना इट लाइक सैडली वो एक टीवी सीरियल बन गया था उनके लिए, ड्रामा बन गया था कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ लोग एंजॉय करते हैं ना ऐसी चीजों को, जनरली दे कांट अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑन द स्टेट एंड एवरीथिंग। और इंडिया कितना डाउन जाता उसके बाद, लोगों को था कि बस हम वॉर क्यों नहीं कर रहे, हम ये क्यों नहीं कर रहे, उनके लिए टीवी सीरियल बन गया था। वो जम्मू पंजाब जज्बात है उनके, पंजाब राजस्थान, ठीक है, उनको गलत नहीं है, वो जज्बात हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ होम मिनिस्टर, तो जो वहाँ लोग बैठे उनको पूरी कंट्री को देखना है। और लॉन्ग टर्म विजन देखनी है कि इंडिया डेवलप बनेगा, इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में, बिकॉज डैमेज पाकिस्तान तो ऑलरेडी फेल्ड स्टेट है, ये इंडिया थोड़ी बनाना फेल्ड स्टेट। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक रियल एस्टेट पे, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, आपने मिडल ईस्ट का मेंशन किया था। दुबई के जो कंपनीज हैं बहुत सारे एक्सपोज कर रही हैं इंडिया में टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। सक्सेसफुल है वो आपके हिसाब से, क्या इन्वेस्टमेंट जारी है? काफ़ी लोग देखो, बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम इन दुबई, पीपल प्रेफर टू इन्वेस्ट इन दुबई, वो तो है, एग्रीड। तो आपके सर्कल में आपने देखा है कोई कर रहा है अभी? हम बहुत कर रहे हैं जी, ट्राई सिटी में लोग बहुत कर रहे हैं, बहुत एक्सपोज होते हैं। सो आज का यही था एपिसोड पॉडकास्ट का, आने काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड था, इसमें बहुत कुछ पता लगा, नई नई चीज़ें, वेरिएशंस आई। एग्जैक्टली। तो या जस्ट आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड कमेंट डाउन करें कौन सा आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगा। दैट्स इट, थैंक यू।